हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने टाइप्स की कैंडल स्टिक होती है। तो दोस्तों सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में चलते हैं, कैसे कैंडल स्टिक्स को इन्वेंट किया गया। तो दोस्तों फेमस इन्वेंटर है जिसने कैंडल स्टिक इन्वेंट की 18th सेंचुरी में। आज हम 21st सेंचुरी में काम कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में 2 सेंचुरी पहले कैंडल स्टिक्स को फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों आज आपको सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सुन के बहुत मजा आएगा। आप सुनिएगा, स्टोरी को समझिएगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे लोग इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के किसी ने अपने आप को कितना बड़ा बनाया, उस चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मुनि हिस्सा होमा, ही वॉज द मैन हु इन्वेंटेड कैंडलस्टिक। ही वॉज द जापानीज राइस ट्रेडर। जापानीज का राइस ट्रेडर था मुनीसा होमा, जिसने ये कैंडलस्टिक फॉर्म की। कैंडलस्टिक इन्वेंट की थी 18th सेंचुरी के अंदर। उसका यूज होता था राइस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए। उस जमाने में जापान में जो राइस की खेती होती थी, तो किसान क्या करता था कि वो राइस की खेती जो उसने बनाई, उसके पास जो राइस जमा हुआ, उसको लेके जाके मंडी में देता था, जो आज भी किसान कर रहा है। उस मंडी के अंदर उसके ऊपर ट्रेड होता था कि किस क्वालिटी का राइस है, क्या रेट होना चाहिए, रेट डिसाइड होता था। फिर उसके ऊपर बोली लगती थी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के रेट निकलते थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल रेट ये है, इसके ऊपर कौन खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है, कौन कम करना चाहता है, बोली लगती थी, बार्गेन्स होते थे। तो ये राइस की ट्रेडिंग जो होती थी, उसके अंदर मुनि ईसा होमा ने ये देखा कि उसे घर बैठे कैसे पता चले कि आज कि कौन सा किसान कौन से टाइम पे मंडी के अंदर कितना राइस लेके आया और उसका रेट क्या निकला। तो राइस सपोज कीजिए 1 टन, इमेजिन कीजिए 1 टन एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसका मिनिमम जो ग्राम्स होते थे वो 1 टन का एक राइस कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो अभी मुनी ईसा होमा ने एक टेक्निक यूज की, जिससे उसको पता चला घर बैठे कि मंडी के अंदर, उस जमाने में घर बैठे उसे पता चला कि मंडी के अंदर किसान कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे राइस दे रहा है, कितने रेट पे राइस मंडी में आ रहा है, और मंडी ने उसका राइस का कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या फिक्स किया। ये कैसे हुआ, हाउ डिड हैपन, ये कैसे हुआ, उसका एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मुनी ईसा हुमा ने कुछ लड़कों को हायर किया और उनको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरे दिन भर जब तक मंडी चालू है आपको मुझे मंडी में आने वाले राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट राइस का मंडी से निकल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या है, उस रेट का इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाना है। पर ये कैसे पहुंचेगा। सकाटा करके एक गांव है जापान के अंदर, सकाटा, जहाँ पे मुनि ईसा होमा रहते थे। और सपोज कीजिए वहां से 10-15 किलोमीटर दूर मंडी हुआ करती थी। अब राइस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना है, मुनि ईसा उमा ने सोचा कि यार मैं पूरा दिन मंडी में क्यों बैठूं। उसने कुछ लड़कों को हायर किया। 1 किलोमीटर के बाद मंडी से लेके उसके घर तक का जो रास्ता था, वो इमेजिन कीजिए कि 10 से 15 किलोमीटर होगा। उसने कुछ लड़कों को हायर किया और उनका काम ये था कि हर 1 किलोमीटर के बाद उसके घर के ऊपर छत पे खड़े रहना है और एक दूसरे को मैसेज पास करना है। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है ना फोन हुआ करते थे, ना कोई कम्युनिकेशन ऐसे डिवाइस बने थे, ना इन्वेंट हुए थे कि जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर पाए। तो उन्होंने ये चेन बनाई जहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद एक लड़का खड़ा रहता था और मंडी से निकलने वाला जो रेट था, उस रेट का इंफॉर्मेशन दूसरे लड़के तक वो चिल्ला के, मतलब लिटरली चिल्ला के पहुंचाता था कि भाई ये राइस का कॉन्ट्रैक्ट का रेट ये निकला है। उन्हीं ईसा होमा तक जब ये इंफॉर्मेशन आती थी, उस डिस्टेंस को तकरीबन सपोज कीजिए कि 1 आध घंटा लगता होगा वहां से वहां तक इंफॉर्मेशन आने में, या 10 मिनट लगते होंगे या 5 मिनट, कुछ तो समय
लगता होगा जब कॉन्ट्रैक्ट निकला मंडी में, पहले लड़के ने सुना और लास्ट लड़के तक जब भाव आया और लास्ट लड़के ने जब मुनीसा उमा को बताया कि ये रेट निकला है, तब तक एक डिस्टेंस में टाइम लगता था। उसे हम आज के जमाने में बोलते हैं टाइम फ्रेम। जो 1 मिनट से लेके एक दिन, एक वीक, एक महीने तक का टाइम फ्रेम यूज होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो मुनीसा उमा ने क्या डिसाइड किया कि सपोज कीजिए कि मंडी ओपन रहती थी 10 घंटे दिन के, सुबह से लेके शाम तक में 10 घंटे मंडी ओपन रहती थी। तो हर 1 घंटे की एक कैंडल स्टिक बनाई और सपोज कीजिए कि पहला कॉन्ट्रैक्ट जो निकला पहले घंटे में, उसका भाव था 100 रुपए। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, 100 रुपए भाव निकला। तो मुनीसा उमा ने एक टिक कर दिया कैंडल के नीचे, ओपनिंग भाव, ओपन भाव 100। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट निकला, उसका रेट आया 110। तो मुनीसा उमा ने उसके ऊपर और एक लाइन क्रॉस कर दी और उसको बोला 110। 100 से 110 रेट हो गया। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट निकला उसी घंटे के अंदर और उसका भाव आया मुनीसा उमा के पास 120। फिर से मुनीसा उमा ने उसके ऊपर जाके एक लाइन बनाई, वहां लिख दिया 120। और एक कॉन्ट्रैक्ट निकला और 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो एक लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो निकला उसका रेट भी निकला 130। मुनीसा उमा ने थोड़ा और ऊपर जाके एक लाइन खींची और उसका रेट निकला 130। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, वैसे वैसे मुनीसा उमा ने एक एक लाइन ऊपर करके रेट को देखा कि रेट ओपन होता है 100 पे और लास्ट जब कॉन्ट्रैक्ट वो घंटे का आया, 1 घंटे का जब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का रेट था 130। तो इसका मतलब ओपन हुआ 100 रुपए पे और ऊपर गया 130 पे। तो वो जो कैंडल बनी, उस कैंडल को उन्होंने नाम दिया व्हाइट बॉडी कैंडल। व्हाइट बॉडी कैंडल, ये कैंडल व्हाइट बॉडी कैसे फॉर्म हुई मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने देखा कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ जहां पे पूरा का रेक्टेंगल नीचे 100 रुपए से लेके 110, 120, 130, तो एक व्हाइट बॉडी कैंडल बनी। सेम तरीके से दूसरे घंटे में रेट आने लगा। पहले रेट आया 130 रुपए का और एक कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड आवर में दूसरे घंटे के अंदर जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आया 130। तो जो पहले वाला 130 का कैंडल था उसके बाजू में मुनीसा उमा ने और एक कैंडल, एक लाइन खींची और वहां पे लिखा 130 नई कैंडल में। फिर उसके बाद रेट आया 120, फिर वापिस वो 120 के बाजू में तो और एक लाइन खींची, उसके रेट लिख दिया 120। फिर आया 110, फिर आया 100 रुपए। तो दूसरा घंटा जब हुआ, सेकेंड आवर जब हुआ, तब उनको लगा, पता चला कि भाव ऊपर से वापस नीचे गिरने लगा। तो ये पैटर्न को उन्होंने बोला कि ब्लैक बॉडी कैंडल। ब्लैक बॉडी कैंडल क्यों? क्योंकि भाव जो 130 से स्टार्ट हुआ था तो फिर से 100 रुपए पे आ गया। पहले बना पहले घंटे में व्हाइट बॉडी कैंडल, दूसरे घंटे में बना ब्लैक बॉडी कैंडल। अब सपोज कीजिए कि भाव 130 से 120 आया, फिर 130 गया, फिर 120 पे क्लोज हो गया और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आया वो 120 पे आया। तो जब नीचे भाव 100 रुपए आया और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का भाव 120 हो गया, तो उस कैंडल को बोला गया हैमर। ये सारी कैंडल का पैटर्न जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेशन जो कैंडल स्टिक का बना वो ऐसे ही नहीं बना, वो रेट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। और उस पैटर्न के ऊपर जब कैंडल फॉर्म हो जाती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, जैसे आपने इंट्राडे में मैंने बताया था कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखनी है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आपको 1 घंटा और 1 डे की टाइम फ्रेम देखनी है। इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 वीक, 1 मंथ की टाइम फ्रेम देखनी है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको पता चलता है कि आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो कि अगर अभी ये रेट चल रहा है और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हुई है तो आगे क्या होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आपका आगे का ट्रेडिंग का डिसीजन लिया जाता है। तो ये कैंडलस्टिक की कौन सी पैटर्न्स होती है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, मुनीसा उमा
यूज्ड टू ट्रेड राइस कॉन्ट्रैक्ट। राइस कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग होती थी वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के मुनी ईसा उम्मा करते थे, और इस पैटर्न की ट्रेडिंग की वजह से ये इतना इफेक्टिव था, मतलब ये ट्रेडिंग का जो उनका ट्रिक था या टेक्निक था वो इतना इफेक्टिव था कि उस जमाने के मुनी ईसा उम्मा वॉज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। उनको राइस के अंदर सबसे हाईएस्ट पैसा मिला, और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से वो एक थे मुनी ईसा उम्मा 18th सेंचुरी में। ये कहानी है कैंडलस्टिक्स की, और ये हिस्ट्री है कैंडलस्टिक्स की। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक्स कैसे हुआ। तो जैसा कि आप मेरे साइड में देख रहे हो, कैंडलस्टिक हैज ओरिजिन इन जापान। जापानीज ने इन्वेंट किया हुआ था, और कैंडलस्टिक का ओरिजिन जापान में है। कैंडलस्टिक के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है अपर शेडो, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है लोअर शेडो। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अपर शेडो जो है वो एक छोटा सा लाइन होता है अपर शेडो, जहाँ शेडो क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाव वहां से आके वापिस नीचे आ गया है, ऊपर आके नीचे आता है, तो एक छोटी सी डंडी बन जाती है, उस डंडी को शेडो बोलते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में विक बोला जाता है। विक कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में उसे विक कहा जाता है, और या तो शेडो बोला जाता है। और जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, एक व्हाइट बॉडी कैंडल है और एक ब्लैक बॉडी कैंडल है। व्हाइट बॉडी कैंडल और ब्लैक बॉडी कैंडल में कोई डिफरेंस है? तो डिफरेंस है। व्हाइट बॉडी कैंडल का जो ओपन भाव होता है और उसका जो क्लोज भाव होता है, व्हाइट बॉडी कैंडल का ओपन नीचे होगा, नीचे से भाव जब ऊपर जाके क्लोज करेगा तो उस फॉर्मेशन को व्हाइट बॉडी कैंडल कहा जाता है। और जब भाव ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है उसे ब्लैक बॉडी कैंडल कहा जाता है। सॉरी, दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे कलर में जो आजकल देखा जा रहा है चार्ट्स के ऊपर, उसमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखा जाता है। व्हाइट बॉडी या ग्रीन कैंडल का मतलब एक बुलिश कैंडल होती है, रेड कैंडल या ब्लैक बॉडी कैंडल एक बेरिश कैंडल होती है। मतलब एक तेजी की कैंडल है जो व्हाइट बॉडी कहा जाता है, और एक मंदी की कैंडल है जो ब्लैक बॉडी कहा जाता है। व्हाइट बॉडी के अंदर बाइंग हुआ है और ब्लैक बॉडी के अंदर सेलिंग हुआ है। ये दो टाइप की कैंडलस्टिक्स आपको देखने मिलेगी, बट इसका फॉर्मेशन या इसकी पैटर्न थोड़ी अलग अलग होगी, और इसकी पैटर्न को देख के हम ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं। तो एक कैंडल के अंदर एक होता है ओपन भाव, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है हाई, चौथा होता है लो। 4 तरीके के प्राइसेस आपको एक कैंडल्स के अंदर देखने मिलते हैं। एक कैंडलस्टिक के अंदर आपको 4 प्राइस मिलते हैं। एक प्राइस मिलता है आपको ओपन प्राइस, दूसरा मिलता है आपको क्लोज प्राइस, चौथा मिलता है तीसरा मिलता है आपको हाई प्राइस, और चौथा मिलता है आपको लो प्राइस। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ये आपको बार बार समझ में आएगा जब आप उस चीज को रिपीट करोगे और कैंडलस्टिक्स को पहचानने की कोशिश करोगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुछ कैंडलस्टिक्स का नाम मेंशन किया हुआ है, पर इससे भी काफी सारी पैटर्न्स है। जैसे मारूबुजो कैंडलस्टिक है, ओपनिंग मारूबुजो है, क्लोजिंग मारूबुजो है, स्पिनिंग टॉप है। आपको ये मारूबुजो सुन के थोड़ा हंसी आएगा, बट ये जो है ये जापानीज नाम है। जापान में इस कैंडलस्टिक्स को नाम दिया गया था मारूबुजो। स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, क्रॉस डोजी, इन्वर्टेड क्रॉस डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और 4 प्राइस डोजी। ये सारी टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, तो आपको समझेगा कि कैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इतनी सारी कैंडलस्टिक्स होती है। यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। आप इंडिकेटर्स के अंदर जाओगे, इंडिकेटर्स के अंदर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके ऑप्शन आएगा। सारी जितनी भी कैंडलस्टिक होती है और उसकी पैटर्न्स है, लोग ने इसके अंदर की है, इन्वेंट की हुई है। बहुत ही अच्छा चार्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल कौन सी पैटर्न है?
तो उन्होंने क्या किया हुआ, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो इसको आप स्टार मार्क करके अपने फेवरेट में डाल दो और इसको चार्ट पे लगा दो। ऐसे क्लिक करके, ऐसे क्लिक करोगे आपके चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल पैटर्न्स SMA 50 बोथ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, कहीं पे H लिखा है, कहीं पे D लिखा है, कहीं पे B लिखा है। तो ये क्या है? जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे आपको आ जाएगा मैसेज, ये डोजी कैंडल है, DOJI। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोजी। फिर आप यहाँ पे डालोगे तो एंगल्फिंग दिखेगा, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। एक कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है वो बेरिश एंगल्फिंग है। फिर आता है हैमर। हैमर यहाँ पे देख रहे होगे आप, H लिखा है। तो ये वाला जो रेड कलर का छोटा सा कैंडल दिख रहा है आपको, ये हैमर कैंडल है। तो ये सब कैंडल्स का क्या इन्वेंशन का क्या मतलब है, इस कैंडल स्टिक को देख के, मतलब जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, डोजी, इन सारे को जब आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या काम में आएगा, तो इसका मैं आपको बताऊंगा क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर जो हमारा कोर्स है, कि हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। उसके बाद आप जब उसको ट्रेड करोगे, उस कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानने लगोगे, तो अपने आप आपका ट्रेडिंग डिसीजन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ने लगेगी। रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी और ये 21st सेंचुरी तक ट्रैवल कर चुकी है। और अब तक यही कैंडलस्टिक को देख के, लोग पैटर्न को देख के ट्रेड कर रहे हैं। मुनीसा होमा was the world richest person because he was trading using these candlesticks। ये कैंडलस्टिक का यूज करके वो इतना इफेक्टिव ट्रेडिंग करते थे कि वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आज जो आप देख सकते हो कोई और नहीं, सब लोग ये कैंडलस्टिक को ही फॉलो करते हैं। इसी कैंडलस्टिक को देखा जाता है और इसी कैंडलस्टिक की पैटर्न्स को समझ के या देख के आपको समझेगा कि कैसे उसको यूज करना है। और ट्रेडिंग व्यू ने हमारे लिए थोड़ा सा इसको आसान कर दिया है कि हमें हर कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा दोगे, अपने आप आपको देखने मिल जाएगा। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिखा है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ तो उसमें भी आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न जो फॉर्म होता होगा वो देखने मिल जाएगा। अलग अलग कैंडलस्टिक फॉर्म होती रहती है और उसका पैटर्न यहाँ पे इंडिकेट होते रहता है। ट्रेडिंग व्यू को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि फ्री में वो इतना डेटा हमें प्रोवाइड करता है कि हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो दोस्तों फिर से चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। होप आपको ये आज का जो स्टोरी मैंने बताया कैंडलस्टिक का, ये आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था कि कैंडलस्टिक कैसे इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की और उसके बाद हिस्ट्री क्या है। तो आपको हिस्ट्री का जो नॉलेज था मैंने दिया आज के लेक्चर में। अब कल का जो लेक्चर होगा दोस्तों, उस लेक्चर के अंदर मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। आई थिंक आप सब वेट कर रहे होंगे कि यार इतना सारा नॉलेज दे दिया है, बट अब रियल ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी से हम स्टार्ट करें जिसमें हम रियल ट्रेडिंग कर सके। तो मैं दोस्तों आज आपको लेक्चर में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो पहला काम आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें कुछ फंड डालिए, ज्यादा नहीं डालिए, 5,000 रुपए भी आप डाल सकते हो मिनिमम। 5,000 रुपए इसमें डालिए और जो स्ट्रेटेजी मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ उस स्ट्रेटेजी को आपको यूज करके क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्लासरूम ट्रेनिंग में आओगे तो आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी। ये स्ट्रेटेजी जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप रियल ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ओपन हाई लो क्लोज स्ट्रेटेजी जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उस स्ट्रेटेजी को यूज करना सबसे पहले सीखा जाता है जब आप स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, क्योंकि ये इतनी बेसिक स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी होगी इंट्राडे के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी। और ये स्ट्रेटेजी का वीडियो जब आपको कल आएगा, तो कल दोस्तों परसों जब आप ये वीडियो के बाद आप मार्केट में बैठोगे और आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको इम्प्लीमेंट करना है मार्केट के अंदर ट्रेड, आपको अपना पहला ट्रेड मेरे साथ लेना है इस मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो आप कल के वीडियो को कल जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसके अंदर ही मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा,
कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है और इसका फॉर्मेशन क्या होगा, तो ये कल के वीडियो में हम देखेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू।